वेलकम बैक। और सबसे पहले तो आपका शुक्रिया और तमाम लोगों का जिन्होंने देखी मेरी पिछली वीडियोस और कमेंट्स किए। मैं सब कमेंट्स कोशिश करता हूँ जवाब भी दूँ। बहरहाल आप सब्सक्राइब ज़रूर करें इस चैनल को, अगर आपने नहीं किया हुआ ये वीडियो देख रहे हैं सब्सक्राइब बटन दबा देंगे, लाइक कर देंगे वीडियो को, तो आपकी सपोर्ट बहुत मेरे लिए अहम होगी, इस चैनल के लिए अहम होगी। और ये वीडियोस कंटेंट ही मैं बना रहा हूँ शेयर करने के लिए बना रहा हूँ, नहीं तो अगर मुझे पर्सनल अपनी डायरी लिखती थी तो मैं अपनी डायरी लिख लेता वो पब्लिक डोमेन में, तो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे तो ना करता बात। तो बहरहाल पिछली वीडियो में मैंने जिक्र किया कि मैं किस तरह से सेंट्रल यूरोप में कोसोवो में अक़वाम मुत्तहिदा के एक असाइनमेंट पर पहुंचा और वहाँ पर मेरी तैनाती हुई एक जनूबी कोसोवो के एक ज़िले या म्यूनिसिपैलिटी में। और उस म्यूनिसिपैलिटी में मेरा काम जो था वो बिल्कुल वही था जो कि तकरीबन पाकिस्तान की बल्दियात में, लोकल गवर्नमेंट्स में जो होता है। वहाँ पे सर्विसेज, बर्थ रिकॉर्ड्स, रजिस्ट्रेशन, मैरिज रजिस्ट्रेशन, बाद में फिर हमने वोटर रजिस्ट्रेशन भी की, 2 इलेक्शन भी वहाँ पर हमने करवाए, लोकल इलेक्शंस और नेशनल इलेक्शंस। वो भी मैंडेट था यूनाइटेड नेशंस का। देखिए यूएन का जो ये मिशन था इसका मैंडेट क्या था, ये क्यों आकर उसने इंतज़ाम और इंसराम संभाल लिया था। सबसे पहले तो सिक्योरिटी और लॉ एंड ऑर्डर के लिए वो काम था कि वो वहाँ पर पीस रखेंगे और दोबारा से जो टेंशन्स थी, एथनिक टेंशन्स, रिलीजियस टेंशन्स, वो नहीं आने देंगे और लोगों को तहफ़्फ़ुज़ मुहैया करेंगे। दूसरा काम जो था वो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का था, यानी जो डे टू डे जो हम कर रहे थे काम सारा वो उसको फ़राहम करेंगे, लोगों की जो सर्विसेज हैं। क्योंकि जंग में पावर प्लांट्स मुतासिर हुए थे, पानी की जो सप्लाई है वो मुतासिर हुई थी, गवर्नमेंट के दफातर मुतासिर हुए थे, तो उनको रीबिल्ड करना, उनको बहाल करना। पिस्टिना में बिजली की पूरी बहाली का काम हुआ, बिजली नहीं होती थी। अच्छा, जहाँ पे मैं फेरज़ाई में रहता था वहाँ भी बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग होती थी। अब मसला ये था कि वो जो गोरे वहाँ पे आते थे वो तो उनके लिए तो बहुत ही एक क़यामत का सा समा होता था कि बिजली नहीं है, बिजली नहीं है। अब हम लोगों की तो आदत होती थी काफ़ी, आपको मालूम ही है। लोड शेडिंग पाकिस्तान में 90s में तो उरूज में थी ये, और तभी तो ये जो आईपीपीज़ और ये सारे पावर प्लांट्स लगाए गए थे कि किस तरह से ये बेहतर किया जाए बिजली की फराहमी को। तो ये हमारा वहाँ पे था मैंडेट। और फिर उसके अलावा एक और यूएन का था मैंडेट, वो था कि मुख्तलिफ एजेंसीज़ और के साथ कोऑर्डिनेशन करना। और वो कोऑर्डिनेशन यूरोपियन यूनियन, यूएन की एजेंसीज़, लोकल गवर्नमेंट और जो यूनमिक है, वो सारों के दरमियान कोऑर्डिनेशन। बहुत सारी एजेंसीज होती है, हाउसिंग की एजेंसी है, रेफ्यूजीज़ की एजेंसी है, यूरोपियन यूनियन की, फिर एनजीओज़ बहुत ज़्यादा थी, इंटरनेशनल एनजीओज़ जो होती हैं, सेव द चिल्ड्रन फंड, ये जो मशहूर एनजीओज़ हैं, ये सब वहाँ पे, वर्ल्ड विजन और एक्शन एड और ऑक्सफैम, हर कोई वहाँ पे मौजूद था। क्योंकि ये पोस्ट वॉर इलाका था और इसलिए लोगों को ज़रूरत भी थी बहुत सारे इलाकों में। और फिर हमने देखा कि काफ़ी रन डाउन जगह थी, मतलब कोसोवो देखकर आपको पाकिस्तान के कदर भी आती थी उस वक्त के हमारा मुल्क, जिसे हम हर वक्त वो कीड़े निकालते रहते थे कि इसमें ये नहीं है वो नहीं है। तो फिर ये पता लगता था कि वाकई हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं बेहतर है, मतलब सड़कें, रेलवे का निज़ाम, ट्रांसपोर्ट का निज़ाम। और फिर उस ज़माने में तो मोबाइल फ़ोन्स भी आ चुके थे, इंटरनेट भी आ रहा था। तो वहाँ पे तो इंटरनेट भी बहुत स्पीड डायल वाला ही होता था अक्सर जगहों के ऊपर। फिर यूएन के सिस्टम में हमारे होते हुए वो उसका पूरा निज़ाम किया गया, वो भी कभी अप कभी डाउन होता था, फ़ोन्स भी कभी अप कभी डाउन होते थे। और बिजली का सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता था जहाँ पे छोटी जगहों पे मैं रहता था। और सर्दियों में तो यकीन माने इट वाज रियली रियली डिफ़िकल्ट कि बाहर -10 सेंटीग्रेड है, -20 सेंटीग्रेड है, और आप लकड़ियों की जो अंगीठी है उसमें लकड़ियाँ काट काट के या उसके थड्डे जो बाहर पड़े हुए हैं वो डाल रहे हैं, और ख़ुद ही उनको उन्हीं के ऊपर खाना भी पक रहा है, पानी भी गर्म हो रहा है। क्योंकि बिजली नहीं होती थी तो वो वाटर हीटर नहीं चलता था, गीज़र नहीं चलता था, क्योंकि सब इलेक्ट्रिक था। और ठंडे पानी से नहा भी नहीं सकते थे, इसलिए पानी भी गर्म करना पड़ता था लकड़ियों की उसी अंगीठी के ऊपर। वो जैसे बुखारी होती है हमारे यहाँ मरी में या शुमाली इलाका जात में, इसी तरह की उसी तर्ज की वहाँ भी घरों में लगी होती थी। पुराने घरों में जो हम जिस घर में रहते थे पहले, वो ज़रा मॉडर्न घर था जो मैंने वो बताया, मिलके हमने रेंट आउट किया सब ने। तो वो वहाँ पर हीटिंग फ़र्क किस्म की थी, मगर उसमें भी लकड़ियों का बंदोबस्त था। क्योंकि
वो करना पड़ता है, क्योंकि बहुत ये इस तरह सर्दियों में बहुत ठंड हो जाती थी वहाँ पर। तो बाहर कैफ़ ये वहाँ पे हमारा था काम। अब वहाँ पे क्या रूटीन होती थी, सुबह सुबह हम पहुँच जाते थे और वहाँ पे बहुत सारे लोग जो आए हुए थे, वही अब उनके कईयों के मसाइल होते थे। किसी के कागज़ गुम गए हुए हैं, किसी के बच्चे को बाहर जाना है, किसी का पासपोर्ट के लिए कोई डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, किसी को कोई और सर्विस चाहिए। तो वो फिर सारा हमने उसके सिस्टम्स तैयार किए, यूएन के मुख्तलिफ ज़बानों में फॉर्म्स भी आते थे, उन फॉर्म्स की तरवीज की। वहाँ पे जो कागज़ात थे उसके लिए, हत्ता कि जो शेल्फ़ें भी वहाँ पे रखने का, क्योंकि वो दफ्तर बिल्कुल जल गया हुआ था जब वो छोड़ के गए थे। सर्ब अफसरान, अफसर शाही वहाँ से फ़रार हुई थी और वहाँ पर आग वाग लग गई थी। वो आग भी लगा के चले गए थे डॉक्यूमेंटेशन को। कमाल है वैसे, ये भी अजीब व गरीब बात हुई। फिर बारह उसको असर नौ तामीर करना। बाकी भी म्यूनिसिपैलिटीज़ में किसी में कुछ बेहतर थे रिकॉर्ड्स वगैरह, सब में ऐसा हाल नहीं था, लेकिन हमारे वाले में बहुत काफ़ी इंटेंस झगड़े भी हुए थे। ये था भी थोड़ा पहाड़ी इलाका, पहाड़ों में छुप जाते थे फाइटर्स जो होते थे कोसोवो के, और साथ में बिल्कुल ही मैसेडोनिया पड़ोस में था। तो मैसेडोनिया वो जगह जहाँ पे सिकंदर आज़म पैदा हुआ था, ये उसकी बर्थ प्लेस थी। ये ग्रीक यूनानी जो कदीम एम्पायर थी, ये उसका हिस्सा था। लेकिन अब ये एक फ़र्क मुल्क है, आज़ाद मुल्क है, और बहुत ही इसका खूबसूरत कैपिटल है स्कॉपिये। और चूँकि वो इतना करीब था, 20-25 मिनट की ड्राइव थी, तो वो तो कुछ भी नहीं थी। तो हम वहाँ पे अक्सर जाया करते थे, वीकेंड्स पे तो वहाँ जाते थे। कभी सौदा सलफ भी लेकर आ जाते थे, कभी रेस्टोरेंट में जाते थे और देखते थे। तो ये मैं ड्यूटीज़ की तरफ पहले मैं ये ख़त्म कर लूँ, फिर मैं आपको जो सैर और बाकी इलाकों में जाने का इत्तेफाक हुआ वो बताता हूँ। फिर उसके अलावा जो बहुत सारे घरों के सर्वेज़, हमने बिल्डिंग्स के भी सर्वेस करवाए, क्योंकि कुछ जो पुरानी डेंजरस बिल्डिंग्स होती थी उनका भी डॉक्यूमेंटेशन करवानी पड़ती थी। ये सारे जो म्यूनिसिपल काम होते हैं, जोनिंग का जो है वो भी ख़त्म हो गया था पहले वाला, वो उसकी पॉलिसीज़ लोकल हमने बनाई। और फिर बाद में जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन इलेक्ट होके आई, उन्होंने फिर मज़ीद उसमें उसको पास किया, कुछ को रिजेक्ट किया, कुछ को इम्प्रूव किया। और जो लोकल काउंसिल उनकी इलेक्ट हुई, उसके थ्रू उन्होंने बहुत सारी कानून साजी भी की। और अलगरज़ हमने काफ़ी वहाँ पर जो तामीर और बहाली का काम है वो सरअंजाम दिया हमारी इस टीम ने। और सारे जो भी वहाँ पर हमारा नेशनल कोलीग्स थे, यानी कि कोसोवार स्टाफ था, वो तो बहुत ही आगे होते थे। अच्छा, आपको पता है ज़बान का बड़ा मसला होता था। ज़बान वहाँ पे अंग्रेज़ी शाज़ और नादिर ही किसी को आती थी। ज़्यादा जो बहुत सारे थे कोसोवो के या अल्बानिया के लोग, वो जर्मनी में होते थे, तो जर्मन बोलते थे फर वो, क्योंकि जर्मनी में काम कर चुके होते थे या वहाँ जाके रहते थे। बहुत से लोग स्विट्ज़रलैंड में भी काम कर रहे थे। बल्कि एक क्या उसका नाम था, वो बहुत आएगा था, जो ठेकेदार था स्विस, वो वहाँ पर काम करके एक्सपीरियंस लेके आया था, यहाँ पे यूएन का कॉन्ट्रैक्टर बन गया था। तो बहुत सारी सड़कों की और सोलिंग की, गलियों और नालियों के ठेके, फिर पानी की एक स्कीम, हम पानी लेकर पहाड़ों से पानी का पाइप लगाकर शहर में लेकर आए थे, उसका भी उसको ठेका दिया था। बहरहाल वो फिर उसको इंग्लिश भी आती थी, वो चूँकि रहा था, तो वो फिर काफ़ी बताता था। तो हमारे पास इंटरप्रेटर्स भी थे, 4-5 हमारे पास मकामी इंटरप्रेटर्स थे जो कि ज़बान हमारे लिए ट्रांसलेट करते थे। जब भी हम लोगों से बात करते थे, वो लोग अल्बानियन में बात करते थे, हम अंग्रेज़ी में कहते थे, तो वो ट्रांसलेट करके हमें कहते थे। अब इनसे भी हमारी बड़ी दोस्ती होगी, क्योंकि आपका पूरा दिन इनके साथ गुजरता है और बड़ा एक करीबी दिन रात का ताल्लुक होता है। क्योंकि अक्सर हम उनको रात को भी कहते थे कि अच्छा, मैंने फ़लाँ दुकान से फ़लाँ चीज़ ढूंढनी है, उसको क्या कहते हैं अल्बानियन में, तो वो फ़ोन पर बता देते थे या टेक्स्ट कर देते थे। बाद में जब हमने भी मोबाइल फ़ोन्स ले लिए वहाँ पर, तो वो ये जो इंटरप्रेटर्स थे, एक हमारी थी मसेरे, एक बायराम था, वो भी मेरे फेसबुक पे फ्रेंड्स हैं। 3-4 एक इल्बर था, इल्बर बायरा, बहुत ही ज़बरदस्त और अच्छा सॉलिड बंदा था और वेरी हेल्पफुल। लोकल कस्टम्स, लोकल लैंग्वेज, लोकल कल्चर, हमारी मदद को आते थे, मदद करते थे और एक तरह से हमारे फ्रेंड्स बन गए थे बहुत ज़्यादा। तो वीकेंड्स पे भी अब हमें आते थे, हम उनके घरों में जाते थे, फिर वो इनवाइट करते थे हमें, और ज़िंदगी की बातें, करियर के प्लान्स, पढ़ाई के मंसूबे। अच्छा, बहुत सारे इनमें से ऐसे लोग थे जिनकी तालीम इंटरप्ट हो गई थी, क्योंकि जंग हो गई थी, बमबारी होना शुरू हो गई थी। बहुत से ऐसे थे कि उनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली थी, क्योंकि वो अल्बानियन थे। तो जो पहले यूगोस्लाविया था, उसमें सर्ब्स की स्लाविक मेजॉरिटी थी। तो ये कोसोवो के लोग जो हैं, ये सप्रेस्ड
थे, इनको दबा के रखा हुआ था, इनके मज़हब को, इनकी शनाख्त को वो रखा हुआ था। अच्छा, ये अब देखिए कैसे लेयर्स काम करती हैं। एक तो ये मुसलमान अल्बेनियन थे, लेकिन फिर जो नीचे एक और छोटी कम्युनिटीज़ थी, रोमा। ये रोमा लोग भी आपने देखे होंगे, इनमें फिल्में भी बनी हैं बहुत सारे। ये यूरोप में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं और ये शायद हमारे यहाँ इस जनूबी एशिया हिंदुस्तान से हिजरत करके सदियों पहले आए थे। लगते देखने में बिल्कुल हमारे जैसे हैं और इनकी जो ज़बान है, रोमा लैंग्वेज जो है उसमें भी बहुत सारे अल्फाज हमारे उर्दू हिंदी वाले ही हैं। तो इसलिए वो हमारे तो रोमा कम्युनिटी भी वहाँ पे थी मौजूद। अच्छा, अब रोमा कम्युनिटी जो तो सब अल्बेनियंस को नीचा समझते थे, जैसे हमारे यहाँ ज़ात पात होती है, और जो अल्बेनियंस थे वो इन रोमा को समझते थे कि ये कमतर है। अच्छा, और अब ये देखिए कैसे ये एक हायरार्की जो थी, जब वही जाके पता लगा। हमारा तो ये ख्याल था कि मुसलमान होंगे तो हम सारे वो एक हो हरम की पासबानी के लिए, तो ऐसी बात नहीं होती। जैसे कि पाकिस्तान में ज़ात पात और चौधरी और सैयद और ये और वो राजपूत वाला निज़ाम है, इसी तरह हर जगह ये ज़ात और क्लासिफिकेशन और हायरार्कीज़ एग्जिस्ट करती हैं। तो रोमा बेचारे तो बिल्कुल ही मजलूम लोग थे। एक हमारी इंटरप्रेटर वो फेरिज़ाई में वो रोमा थी, और एक अशकालिया ग्रुप भी था, वो उनसे भी वो भी रोमा की एक सब सेक्ट, एक सब ब्रांच था, और वो उनको रोमा अपने से नीचे समझते थे। कमाल की बात है। बहरहाल उनके कस्टम्स भी फ़र्क थे, उनकी लहजा भी, उनकी ज़बान उनकी, और वो आपस में सब एक दूसरे को जानते थे। तो बहरहाल ये भी वहाँ की सेंट्रल यूरोप की पेचीदगियों का पता लगा। फिर जब मैंने यूरोप में ट्रैवल किया था, मैंने इतना नोट नहीं किया था, सच्ची बात है, लेकिन यहाँ पर जो एक्सपोजर मिला और रोमा कम्युनिटी को समझने का मौका मिला, उससे फिर मुझे अब मैं आइडेंटिफाई कर लेता हूँ। अभी मैं जब हालिया दिनों में इटली गया हूँ, या इवन इंग्लिस्तान गया हूँ, या बाद में जर्मनी गया हूँ, या बेल्जियम गया हूँ, तो वहाँ पे जो रोमा लोग होते हैं फ़ौरन मैं दूर से इनको पहचान लेता हूँ, या तो उनकी ज़बान से, या उनके फीचर्स से, या उनके कभी लिबास वज़ा कथा जो होती है वो भी आइडेंटिफाइबल होती है। तो लेकिन अभी भी बहुत सारे इलाकों में यूरोप में जो कि हमें ह्यूमन राइट्स का लेक्चर देता है, दर्स देता है, वो इन रोमास को सेकेंड या थर्ड क्लास शहरी बना के रखा हुआ है। अंदाज़ा कीजिए, ये आज भी ऐसा होता है नाजरीन। तो मैं ये आपको वाक़या से बता रहा हूँ कि हमारा जो काम था वो ये भी था कि माइनॉरिटीज़ के लिए स्पेशल प्रोटेक्शन करना। अगर उन पे कोई हमला हुआ है, कोई उनके ऊपर कोई मसला हुआ है, या उनकी मदद के लिए स्पेशल प्रोग्राम्स और प्रोजेक्ट्स भी मुरतब किए जाते थे जो उनकी अपलिफ्ट कर सकें। ये पूरे यूएन का मैंडेट था, यूएन के जो भी होते हैं, तो ये भी हमारा काम होता था। अब ज़रा आते हैं कि यूएन का काम कैसे। देखिए, लोकल लेवल पे तो हम काम कर लेते थे, लेकिन जब कभी मामला आता था ऊपर फाइल का और लेटर का, तो यकीन जाने यूएन का सिस्टम इतना सुस्त और इतना स्लो मूविंग है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की याद आ गई, और हमने कहा वाह भाई, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान तो कहीं ज़्यादा एफिशिएंट है। बिकॉज ये तो बिल्कुल ही एक ब्यूरोक्रेसी पे, क्योंकि पहले जनाब आप लिखते थे रीजनल हेडक्वार्टर को, रीजनल हेडक्वार्टर भेजता था सेंट्रल जो यूनमिक के दफातर हैं या डिपार्टमेंट्स हैं, और कभी उनको एडवाइस देने के लिए वो ऊपर न्यूयॉर्क या जनीवा भेजते थे। वहाँ पे कई दिन, कई हफ्ते डेलिब्रेशन, ईमेलें, ये वो वक्त आया होता था जैसे ब्यूरोक्रेट्स करते हैं। तो माशाल्लाह इंटरनेशनल ब्यूरोक्रेट्स भी बिल्कुल नेशनल ब्यूरोक्रेट्स के भी निकले, और वो होते भी वही हैं। कोई नाइजीरिया से आया हुआ था, कोई घाना से आया हुआ था, कोई इंडिया से आया हुआ है, कोई पाकिस्तान से बेहतर आया हुआ है, कोई श्रीलंका से आया हुआ है, कोई बांग्लादेश से आया हुआ है। तो वो सारे अपनी अपनी ब्यूरोक्रेटिक जो स्लोवलीनेस है वो लेकर आके उसका वो एक मुरब्बा या अचार बना देते थे, रेड टेप का, सुर्ख फीता जिसे कहा जाता है, स्लो मूविंग ब्यूरोक्रेसी। तो ये बड़ी फ्रस्ट्रेटिंग चीज़ मुझे लगी कि मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि यूएन, जिसका कि दूर से पहले मुझे बड़ी, उस ज़माने में जब मैं उस वक्त भी खैर छोटा ही था आज के मुकाबले में, लेकिन जब मैं अपने अर्ली 20s में था तो यूएन का बड़ा एक चार्म होता था कि मैं एक दिन अक़वाम मुत्तहिदा में जाके काम करूँगा, और वहाँ पर यूएन में आपके बड़ी जनाब एक फैंसी लाइफ, एक बहुत ही बड़े ग्लोबल स्टेज के ऊपर आप काम करते हैं, और ये वो। तो अंदर जाके पता लगा कि बिल्कुल वही एक निज़ाम है, उसमें उसी तरह ब्यूरोक्रेटिक फंडे, लड़ाई झगड़े, प्रमोशंस के प्रॉब्लम्स, सिफारिशी कल्चर। यूएन में भर्ती भी सिफारिश से भी होती है बहुत ज़्यादा। अच्छा, उसको सिफारिश नहीं कहते, क्योंकि उसमें होता ही है कि आपको, वो ज़माने में सब लोग मुझे कहते थे वहाँ पे, अब देखें आई वॉज बेयरली 30 ईयर्स ओल्ड, उस वक्त 30 का हुआ था मैं उस वक्त।
तो वहाँ पे मुझे क्या पता लगा कि वहाँ पे जितने लोग थे, एक मेरी वहाँ पे फ्रेंड थी पाकिस्तानी ओरिजिन की, फरजाना, वो एक थी परवीज़ मीठा, उनके सन इन लॉ पाकिस्तानी है खुद, वो ईस्ट अफ्रीका की थी और जिनीवा में रहती थी, और बहुत उनसे मेरी दोस्ती थी और क्या अच्छे दिन गुजरते थे वहाँ पे। इतना चूँकि वक्त होता तो आप बड़ी तफसील में लोगों से मिलते थे और बातचीत करते थे, तो और उनसे सीखते थे। तो परवीज़ मीठा तो ये सारे मुझे कहते थे कि आपको एक गॉड फादर चाहिए, यू नीड अ गॉड मदर, यानी कि आपका पेट्रन एक होना चाहिए। जैसे पाकिस्तान में होता था कि मैंने कोई वड्डा मिल जाए, कोई पीर मिल जाए, कोई एमपीए मिल जाए, कोई चौधरी मिल जाए, कोई डेरादार मिल जाए, वो आपका काम सारा करा देगा, बच्चियां दी शादियां हो जाएंगी, नौकरी मिल जाएगी, ज़मीन भी मिल जाएगी, कर्जा भी लग जाएगा। तो यूएन में भी यही मैंने कहा है, यहाँ पे भी ये कैसा मेरिट, कैसा निज़ाम। तो ये वहाँ पे लोग बाकायदा ये कहते थे। फिर मैंने ये देखा दूसरी चीज़, मीडियोक्रिटी। मीडियोक्रिटी से मुराद ये है कि यानी कि कम काम करें तो आप मज़े से सिस्टम में बस अपनी तनख्वाह लिए जाए, मिनिमम काम करें और ज़्यादा बोले ना, ज़्यादा एफिशिएंसी ना दिखाएं, क्योंकि आप मार्क हो जाए, बाकी लोग आपको नीचा करने की कोशिश करेंगे। तो मीडियोक्रिटी, सो ब्यूरोक्रेसीज का एक ये खासा होता है। और आई नो कि सब कुछ लोग ये जो देख रहे होंगे वो मुझे चैलेंज करेंगे, कहेंगे कि मैं जनरलाइज कर रहा हूँ और मैं एक ही ब्रश से सबको पेंट कर रहा हूँ। मेरे ख्याल से ये मैं अपने तजुर्बात की रोशनी में कह रहा हूँ। हो सकता है मेरे तजुर्बात वो यूनिवर्सल ना हो और या वो मेरे अपने बायस से जिसे कहना चाहिए इन्फ्लुएंस हो। मीडियोक्रिटी जो है वो अल्टीमेटली शाइन और राइज करती है ब्यूरोक्रेसी में। बहुत कम खाल खाल लोग जो कि गैर मामूली सलाहियतें के या गैर मामूली जहानत के हामिल होते हैं वो आगे बढ़ते हैं। ज़्यादातर वो लोग आगे आते हैं जो कि यहाँ तो पेपर वर्क, फाइल वर्क, बाबूगिरी में बहुत आगे होते हैं, या यस सर खुशामदी काम करके उसी वक्त पूरा करने के लिए वो भी ऊपर जाते हैं, या ये कि जो अपनी स्पीड, अपनी कार्रवाई खूब दिखाते हैं, कार्रवाई मास्टर जिन्हें मैं कहता होता था गवर्नमेंट में भी, यूएन में भी, बाद में भी। कार्रवाई मास्टर ये होता है कि आपने हकीकत में कुछ नहीं किया, लेकिन अपने बॉसेस को आपने ऐसा दिखाया कि आप इतने मसरूफ़ हैं, ओहो हो, आपकी वजह से तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन चल रही है, आपके नातवा कंधों पे यूएन चल रहे हैं। तो मेरे बहुत सारे, मैंने नोट किया कि ये भी एक तरीका कार उस ज़माने में ईमेल आ गया हुआ था कि रोज़ाना की 3 4 5 ईमेल करके सीसी कर दिया लोगों को, ताकि पता लगे कि बहुत काम कर रहा है, वेरी एक्टिव, वेरी नज़रों के सामने। सरकार में भी ऐसा होता है। सरकार में मुझे याद है कि गिवन गवर्नमेंट में भी मेरे कुछ मातहत होते थे, आगे पीछे बहुत फिरते थे, फाइलें लेके इधर से उधर, कुछ बाकी लुक बिजी डू नथिंग। तो यूएन में तो बिल्कुल ये डेली बेसिस पे मैं हंसता भी था कभी, मैं और मेरे वो जो इंडियन दोस्त थे आसिम शर्मा, बाद में खैर वो यूएन में पहुंच गए न्यूयॉर्क में, और बड़ी अभी तो बड़ी तरक्की करके डायरेक्टर लेवल के ऊपर अब आई गेस के रिटायर होने वाले होंगे 1-2 साल में। वो न्यूयॉर्क में 1-2 बार मेरी उनसे मुलाकात भी हुई है, तो हम इस बात पर बहुत हंसते थे। फिर फेरेज़ाई में एक और मेरे बड़े अच्छे इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के लोग, कि मेरा पहले उनसे बोला जो टाकरा हुआ था इंडियन से, वो हुआ था इन लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, जहाँ पे मेरी मास्टर्स की क्लास में 5 या 6 सीनियर ब्यूरोक्रेट्स थे। उसमें भी मुझे थोड़ा इंटरेस्ट उनको भी देख के आया था, क्योंकि अच्छा वो पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेट्स से बिल्कुल मुख्तलिफ थे। पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेट्स वो फ़र्क तरीके के होते हैं ज़्यादा, वो जिसे कहना चाहिए अगर तो वो टॉप सर्विसेज से है, पुलिस, डीएमजी, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस या कस्टम से, तो ज़रा थोड़े से फ्लैशी भी होते हैं, थोड़े से शोशा ज़्यादा होती है। इंडियंस बड़े सादा, बड़े सिंपल, एटलीस्ट उस ज़माने में। अब वहाँ भी सुना है कि तब्दीलियाँ आ रही हैं, और अब तो खैर क्या ही पूछिए कि अब तो एक पूरा एक टिकटॉक जनरेशन, अब तो यू हैव टू डेमोन्स्ट्रेट, एक परफॉर्मेंस है सिविल सर्विस एडमिनिस्ट्रेशन, अब एक पब्लिक डोमेन में एक पूरी परफॉर्मेंस भी होती है। तो बहरहाल तो वो इंडियन जो थे वहाँ पे फेरेज़ाई में, धर्मपाल उनका नाम मुझे याद है, दिल्ली के वो साउथ दिल्ली के डीसी भी थे, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट भी थे। आई थिंक दिल्ली की हर दिल्ली कैडर में थे, हर डिस्ट्रिक्ट के वो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट रहे थे। फिर वो सेंट्रल ब्यूरोक्रेसी में मुझसे बड़े थे धर्मपाल, अब तो रिटायर हो गए होंगे लाजमी, इंडिया में 60 या 62 एज है, तो अभी तो वो रिटायर हो गए होंगे, लेकिन कभी ढूंढूंगा उनको। अब तो इंडिया भी जाना, अगली वीडियोस में आपको इंडिया के भी अपने ट्रिप्स के बारे में बताऊंगा, और जो वहाँ पे मैंने काम किया और जो किताब भी लिखी उसके बारे में भी बात करूंगा। बार कमिंग बैक टू कोसोवो, तो वहाँ पे इंडियंस के साथ भी बहुत इंटरेक्शन इस तरह से हुआ कि आपको एक बहुत ही एक उनको जानने का मौका मिलता था। तो ब्यूरोक्रेसी के मेरिट्स डीमेरिट्स की बात कर रहा था कि यूएन में आपको पता लगता था कि सारे किस तरह से वही ब्यूरोक्रेटिक कल्चर, और यही वजह है कि यूएन की, मैं समझता हूँ कि लोग बड़ी बातें करते हैं कि जी वो अमेरिका का ये रोल है, रूस का ने गलत कर दिया, चीन के पास वीटो है। मैं बताऊँ कि यूएन के ब्यूरोक्रेट्स वो भी मसले का
जड़ है और एक प्रॉब्लम है, वन ऑफ द प्रॉब्लम्स, नॉट द ओनली प्रॉब्लम। आई नो सम पीपल विल डिसएग्री विद मी। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा ये दो सालों के अंदर अंदर मुझे ये शिद्दत से एहसास हो गया कि भैया यहाँ तो मैं अपना करियर इस तरह के माहौल में नहीं बनाऊंगा जहाँ पे मुझे हर वक्त अपनी पीआर, अपनी एक खुशामद या अपनी प्रेजेंस या अपनी विजिबिलिटी के लिए 3-4 गॉड फादर्स को अपने उनका दस्ते शफ़क़त की तलाश में उम्र गुजारनी है। तो फिर मैं अपनी ख़ुद की तलाश कैसे कर पाऊँगा, मैं वो चीज़ें कैसे कर पाऊँगा जिनका मुझे शौक़ है। तो ये फिर वो बाय द टाइम मेरा कोसोवो में ये टाइम ख़त्म हुआ तो मैंने फिर ये सोचा कि मैं ये वाला करियर अभी तो मैं कंटिन्यू नहीं करूँगा। लेट मी गो बैक टू सिविल सर्विस, लेट मी गो बैक टू पाकिस्तान, और वहाँ पे भी एक बड़ा अच्छा करियर मौजूद है। तो मैं क्यों यहाँ पर जाकर तो जो काम मैंने यहाँ पे करना है वो अपने मुल्क से दूर अपने मुल्क में जाके अफसरों को सलाम सलूट खुशामद कर लूँ तो तरक्कियाँ होती रहेंगी। जैसे आपको पता तरक्की का और कामयाबी का राज यही है। और अगर आप में से जो नौजवान लोग देख रहे हैं वो ये बात जान लें, पिछली 1-2 वीडियोस में तो मैंने आपको बताया था कि आपको गलत काम भी करने पड़ेंगे, लेकिन ये वाला आपको याद है कि अपने बॉस को खुश रखना और प्लीज़्ड रखना एक आर्ट है और वो आपकी कामयाबी का राज है। यूँ तो हर इदारे में ऐसा होता है, लेकिन सरकारी इदारों में और जितने अहम आपकी पोस्टिंग होगी, जितनी अहम आप सर्विस में होंगे, उतनी अहम ये काम हो जाता है कि आपने अपने बॉस को खुश और शांत रखना है। तो ये भी हमने देखा कि हमारी आंखों के सामने हर वक्त हो रहा होता था कि ये इस तरह से जो एक खुशामदी कल्चर यूएन में, मैंने उसको बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया। बहरहाल मैंने आपको बताया कि इन तमाम इश्यूज़ के बावजूद बहुत सी चीज़ें ऐसी थीं कि जो हमने वहाँ पे डिलीवर की और जिनका कि वो एक यूँ कहना चाहिए कि आपको थोड़ी बहुत सेटिस्फैक्शन भी रहती है अबाउट व्हाट यू आर डूइंग, अबाउट योर लाइफ, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो ये भी मैं बता दूं कि हमारी जो म्यूनिसिपैलिटी की बिल्डिंग थी उसको भी हमने रिस्टोर किया। वो भी डैमेज हो चुकी थी, उसकी बहाली, तज़ीनो आराइश, वो सब कुछ हुई। फिर लोकल इलेक्शन कराए और मैंने आपको पहले बताया कि पूरी एक लोकल गवर्नमेंट इलेक्ट हुई और वो भी बहुत खुशी की बात थी कि सारी उसकी वोटर लिस्ट, और ये पाकिस्तान वाली वोटर लिस्ट नहीं थी, यहाँ पर हमने ही इलेक्शन को कंडक्ट किया जैसे एडमिनिस्ट्रेशन करती है। और बाद में फिर नेशनल इलेक्शन भी कोसोवो का 2002 में हुआ, 2002 के अवाइल में हुआ, जिसमें कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट भी इलेक्ट हो गई और वो वाले इलेक्शंस भी हमने कंडक्ट करवाए। और बड़े पुरअमन कहीं कहीं इक्का दुक्का झगड़े और शिकायतें तो आई, यकीनन वो आती हैं जैसे होता है, लेकिन बिलअमूम ये बहुत एक पीसफुल ट्रांजिशनल प्रोसेस था। मगर कोसोवो के भी मसले वही हैं जो तीसरी दुनिया के या चौथी दुनिया के मसाइल हैं। वहाँ पे जिस तरह से जिसे ये जो मैंने आपको थोड़ा सा बताया है, हायरार्कीज़ और ये क्लास जो डिविजन्स हैं, और उसके अलावा पसंद नापसंद, ग्रुपिंग्स और जियोग्राफिकल लोकेशंस और पेट्रनेज की सियासत वहाँ भी खूब चलती है। यही वाले जैसे हमारे इलेक्शंस थे, पॉलिटिशियंस यही प्रॉमिस करते थे कि मैं इलेक्ट हो गया तो मैं तुम्हें ये दे दूंगा, वो कर दूंगा। बाद में पैसे होते नहीं थे क्योंकि यूएन का बजट था, तो वो एक और क्राइसिस बन जाता था। वो बहरहाल मैं अगली वीडियो में दोबारा आपसे बात करूँगा। लेकिन मज़े की बात है कि इसके अकब में, म्यूनिसिपैलिटी के अकब में एक बहुत खूबसूरत मस्जिद भी थी जो कि खिलाफत उस्मानिया के ज़माने की, गालिबन 16वीं सदी की थी। यहाँ पर 16वीं सदी की थी बनी हुई, क्योंकि ये ऑटोमन एम्पायर के अंडर आ गया था कोसोवो। तो वहाँ पे हम जुम्मा भी पढ़ने जाते थे। वहाँ के जो इमाम थे, होजा बोलते हैं उनको, खोजा जैसे होता है तो होजा उसको बोलते हैं, तो उनसे हमारी दोस्ती भी हो गई थी। लंच भी हम करते थे। लेकिन एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि वो इमाम और उनके फ्रेंड्स, बार हम गए लोकल रेस्टोरेंट में तो वो सारे बैठे हुए थे, उन्होंने खाना खा रहे थे और साथ में वो उन्होंने बियर मंगवाई हुई थी। अब मैं ये बात कह रहा हूँ तो बहुत सारे लोग देख के इसके ऊपर एतराज़ भी करेंगे, और मैंने इसके ऊपर एक मजबूत भी लिखा था कि किस तरह से मुख्तलिफ जगहों के ऊपर मुस्लिम्स के बिहेवियर और कल्चर मुख्तलिफ होता है। तो वो बैठे हुए थे आराम से और मैं तो देख के ठिठक गया। मैंने कहा कि हाय हाय, तोबा तोबा, ये कैसे मौलवी साहब हैं या मस्जिद के निगरान है जो कि बोतल लगा के साथ में सैंडविच खा रहे हैं। वो सैंडविच तो खैर हलाल था क्योंकि वहाँ पे मीट सारा ही हलाल होता था। तो वो पी रहे थे, तो उससे मुझे ये अंदाज़ा हुआ। फिर मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने हंसते खेलते बताया कि यहाँ तो हमारा कल्चर है, हम सब पीते हैं, हम कौन सी कोई विस्की पी रहे हैं या हम कौन सा कोई ड्रंक हो रहे हैं, तो ऐसे एक ड्रिंक है, तो ये ड्रिंक तो चलती रहती है। अच्छा, कुछ उनमें बहुत से ऐसे कोसोवर भी थे, वो बड़े सोमो सलात और पाबंद भी थे, शराब नहीं पीते थे, लेकिन अक्सर ड्रिंक करते थे। अल्बेनियंस भी अक्सर
पीते। अब ये मैं सिर्फ ये बात इससे नहीं कह रहा कि मैं कोई तरगीब कर रहा हूँ मैं नौशी की, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपको बाहर जाके आइडिया ये होता है कि दुनिया कितनी वसी है और मुसलमान भी हर जगह कैसे भांत भांत के कल्चर्स के में समझ होते हैं। बाद में मैं आपको बताऊंगा कि जब मुझे मौका मिला इंडोनेशिया, मलेशिया और ममालिक में घूमने का, जाने का, वहाँ के मुसलमानों से इंटरेक्ट करने का, तो मेरी आंखें खुल गई। तुर्की का सबसे बड़ा, तो ये कोसोवो के भी रास्ते में। अच्छा, इसी तरह वहाँ के जो रसूम व रवाज थे, शादियाँ, वो भी हमने देखी, वहाँ भी हम अटेंड करते थे, मेले ठेले भी उनके लगते थे। और फिर क्योंकि ये पूरा एक हमारा ये मैंडेट था कि वहाँ पे ज़िंदगी को नॉर्मल सी लाई जाए, बहाली की जाए ज़िंदगी की, तो वो हमने किया। फिर मैं आपको थोड़ा सा ये भी बताऊं कि कोसोवो में जब हम रहते थे तो वहाँ पे कम से कम मुझे तो फिर ये हुआ कि दोबारा से कुकिंग करनी पड़ी खुद से। तो इसलिए मैंने जो अपनी कुकिंग स्किल्स वो दोबारा से उनको शार्पन किया। कुछ तो मजबूरी थी क्योंकि वो खा खा कर वो एक ही तरह का खाना, बीफ सैंडविच वहाँ पे वो डबल रोटी को या ब्रेड को बुरक बोलते थे, और बुरक में कभी बीफ होता था, कभी चीज़ होती थी, और बस वो इसी तरह की चीज़ें 3-4। क्योंकि ये याद रहे कि अभी ये बिल्कुल जंग के बाद यहाँ पे भी रेस्टोरेंट्स बन रहे थे। आहिस्ता आहिस्ता लोग बाहर से आके ओवरसीज़ कोसोवाज जो थे वो सरमाया ला कर रेस्टोरेंट्स बना रहे थे, और चूँकि पैसे आ रहे थे, तनख्वाहें यूएन से मिल रही थी, लोग अब पैसे भेज रहे थे, रेमिटेंसेस भेज रहे थे। अच्छा, रेमिटेंसेस पे पूरी इकॉनमी उस वक्त डिपेंडेंट थी। हर घर का बंदा स्विट्ज़रलैंड में, जर्मनी में, या कहीं और यूके में या बेल्जियम में काम कर रहा था या कर रही थी, और वो अपने घर वालों को पैसे भेजते थे जिसे वो आगे खर्चे करते थे कभी कभी। और क्योंकि अभी इकोनॉमी भी बहुत पुअर थी, तो इसलिए खाना पकाना, आपको पता है कि हम तो देसियों का मसला ही होता है कि आलू गोश्त पुलाव ते दाल चावल ना लबन तो आपका ज़िंदगी नामुकम्मल लगती है। चुनाचे फिर मैं और हफीज़ुर रहमान साहब जो कि 10th कॉमन के थे कि 12th कॉमन के थे, अब मुझे एकदम कॉमन से मतलब CTP होती है, मुझसे तो काफ़ी सीनियर थे, 10 एक साल सीनियर थे मुझसे। तो वो हफीज़ साहब और मैं फिर हम मिलकर खाना पकाते थे। एक दिन वो पकाते थे, एक दिन मैं पकाते थे, यहाँ मिलकर हमारे आधा डिवाइड करते थे। फिर वो जर्मन जो था हमारे साथ, कास्टन ट्रॉस्ट, उसको भी हम कहते थे कि भाई तुम सौदा लाओगे और तुम सारी सफाई करोगे और तुम सारी चीज़ें मुझे काट कर दोगे और पकाऊंगा मैं। तो इस तरह के हमने काफ़ी सारे वहाँ पे समझौते किए हुए थे। बहरहाल ये हमने वक्त तो गुजारना था, इसलिए ये बड़ा दिलचस्प एक एपिसोड था ज़िंदगी का, और ये सारी बातें मुझे याद आ रही हैं इसलिए मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। सोचा नहीं था कि इसको इस तरह से फ्रेम करूँगा, बट बिकॉज ऑफ मंजर कशी, वो घर और वो खाना, सब्जियाँ और सौदे सलफ़ और आलू गोश्त और आलू गोभी। तो अगली एपिसोड के लिए मज़ीद आपको अपने जो याददाश्तें हैं वो शेयर करूँगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। चैनल सब्सक्राइब करना भूलिएगा। थैंक यू।